हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। सो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा है और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। सो बेसिकली अगर हम जहाँ पे बात करेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट की कि कहाँ कहाँ पर स्कोप है मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक में हम पढ़ के आए हैं कि करेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा है कि जो मैनेजमेंट होता है वो यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। विदाउट मैनेजमेंट आप कोई भी एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हो। सो मैनेजमेंट आपके लिए ज़रूरी होता है, आपके बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या कोई भी हम काम करते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है। नंबर 1 सब्जेक्ट मैटर मैनेजमेंट। सब्जेक्ट मैटर मैनेजमेंट जो कि हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नहीं देखा तो वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे आएगा आपका फंक्शन, जैसे कि प्लानिंग पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड दीज कंपोनेंट फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर मैनेजमेंट। ये जो आते हैं ये आपके आते हैं सब्जेक्ट मैटर मैनेजमेंट में। और आपके क्वेश्चन के अंदर भी, जो आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस आते हैं मैनेजमेंट के। देन आएगा आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डीपली डिफाइन किया हुआ है प्लानिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, स्टाफिंग के बारे में, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में। ओके हाँ जी, तो नेक्स्ट चलते हैं हम फिर अभी सेकंड पे, फंक्शनल एरिया मैनेजमेंट। फंक्शनल एरिया मैनेजमेंट में आएगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होता है फोरकास्टिंग करना, कॉस्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल। जैसे कोई भी अगर एक्टिविटी हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करनी है तो हम सबसे पहले बजट देखते हैं कि हमारा बजट कितना है। मान लीजिए सपोज हमें एडवर्टाइजमेंट करवानी है तो उसके लिए भी हमें पहले बजट देखना पड़ेगा कि हमारा बजट कितना है। अगर कोई मशीनरी परचेज करके लेके आनी है तो उसके लिए भी हमें हमारा बजट देखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सारे जो पार्ट होते हैं ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं रिलेटेड टू द फाइनेंस। नंबर 2 पे बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट्स की तरह से होते हैं, यानी कि अगर ह्यूमन रिसोर्स का अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे तरीके से मैनेज है, आपने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर रखा है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ग्रो करती है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो वो आता है आपका रिक्रूटमेंट, यानी कि हम जो भी पर्सन को रिक्रूट कर रहे हैं, राइट पर्सन टू राइट जॉब हमें अपॉइंट करनी चाहिए, प्रोवाइड करवानी चाहिए। अब जिस पर्सन का जिस जॉब के अंदर इंटरेस्ट हो वही जॉब हमें प्रेफर करनी चाहिए। देन आ जाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अब कोई भी एम्प्लॉय कोई काम करेगा तो ये तो नहीं है ना कि उसको वैसे ही बैठा दिया गया कि ठीक है आप अपना काम कीजिए। उसको सबसे पहले हम ट्रेनिंग देंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, या फिर जैसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है वैसा हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको काम को करना है। ट्रांसफर आ जाता है, प्रमोशन, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, रेम्यूनरेशन, लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सारा आ जाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। यहाँ पे सिर्फ आपको नेम मेंशन कर रखी है, सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए कि किस मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। फर्दर हम मैनेजमेंट करेंगे तो वहाँ पे 1 बाय 1 हम इंडिविजुअल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 आता है यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग से रिगार्डिंग आ जाएगा। लाइक मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, सेल प्रमोशन कर रहे हैं। अब जो सेल प्रमोशन करते हैं ना ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ओके, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग रिसर्च, तो ये सब होता है आपका मार्केटिंग के रिगार्डिंग। कोई भी प्रोडक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है उसको सेल आउट करने के लिए प्रमोशन की भी तो ज़रूरत होती है और उसका भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या फैक्टर्स या फिर क्या क्या किस किस चीज़ में डील करता है तो वो यहाँ पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या करोगे आप? प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्लानिंग करना। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है यहाँ पे कि क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट को बनाना, ये नहीं कि कैसा भी प्रोडक्ट बना दिया, क्वालिटी वाइज बनाना। देन इंस्पेक्शन यानी कि चेक करना, प्रोडक्शन टेक्निक, तो वो आ जाता है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर। देन फिफ्थ आता है आपका
मटेरियल मैनेजमेंट, अब जो मटेरियल जिस मटेरियल का आप यूज़ कर रहे हो उसका भी तो मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसके अंदर कौन कौन से इश्यूज आ जाएंगे, परचेज मटेरियल, इश्यू ऑफ मटेरियल, स्टोरेज मटेरियल, स्टोर करके भी रखना पड़ता है, कुछ मटेरियल पेरिसेबल नेचर का भी होता है, नॉन पेरिसेबल नेचर का भी होता है। तो वहाँ पर हम किस तरीके से स्टोरेज करते हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन करना कि कब आपको कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। देन आता है परचेजिंग मैनेजमेंट। परचेजिंग मैनेजमेंट में आ जाएगा इंक्लूड इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर रॉ मटेरियल के लिए इनवाइट करना, परचेजिंग ऑर्डर लगाना, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मेंटेनेंस के अंदर कि आप किस तरीके से मेंटेनेंस कर रहे हो, प्लांट एंड बिल्डिंग की, मशीनरी की मेंटेनेंस करना, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो उसका मैनेजमेंट अलग तरीके से किया जाता है। ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट में आ जाता है ऑफिस लेआउट, ऑफिस स्टाफिंग, इक्विपमेंट। अब देखिए जो ऑफिस की जो चीज़ें होती है वो ऑफिस के तरीके से मैनेज करनी पड़ती है, और जो अगर हम बाहर वर्कर की अगर बात करते हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पर जो चीज़ें टेबल लगा सकते हो, लैपटॉप लगा सकते हो, वहाँ पर जो एक ऑर्डर में चीज़ें सेट होती है वो इक्विपमेंट वहीं के अकॉर्डिंग आपको सेट करने पड़ते हैं, तो वो होता है आपका ऑफिस मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर आपका मैनेजमेंट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब मैनेजमेंट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे है, तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर बात करेंगे तो इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट भी इंक्लूड है और बहुत सारे सब्जेक्ट में भी काम आती है, जैसे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल, स्टडी ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स इज वेरी असेंशियल। एंड साइंस मैनेजमेंट जो आइडिया एंड कंसेप्ट यानी कि जो साइंस मैनेजमेंट का जो आइडिया आया है, जो कंसेप्ट ड्राइव हुआ है वो निकला है आपका नंबर ऑफ डिसिप्लिन से, जो कि इसको मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बनाता है, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाता है। देखिए नेक्स्ट हम करते हैं अभी डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बीच का हम डिफरेंस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज अ पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट एंड ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन। यहाँ पर आपकी पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है और क्या ऑब्जेक्टिव है वो निर्धारित किया जाता है। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, जो पॉलिसीज बनाई गई है, जो आपका ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है। देन नंबर 2 इज इम्प्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी। इम्प्लीकेशन कौन करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डायरेक्टली इम्प्लीकेशन नहीं करता पॉलिसीज की या रूल रेगुलेशन की, ऑब्जेक्टिव की, बट जो मैनेजमेंट होती है वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करती है पॉलिसी को। फंक्शन की अगर बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन जो होता है लेजिस्लेटिव एंड डिटर्मिनेटिव नेचर का रहेगा। डिटर्मिनेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, निर्धारक, यहाँ पे लिख लीजिए निर्धारक, और ये आपका एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट मैनेजमेंट लेवल की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपेक्स और टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है, और मैनेजमेंट में मिडिल और लोअर लेवल दोनों टाइप के मैनेजमेंट आते हैं। सेक्टर की बात करेंगे, मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में, एंड मैनेजमेंट यूज इज मोस्टली इन प्राइवेट सेक्टर। स्कोप ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, ब्रॉड एंड कंसेप्चुअल स्कोप होता है, और मैनेजमेंट का नैरो एंड ऑप्शनल रहेगा। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन है एंटरप्रेन्योर एंड ओनर, एंड मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉय का। फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग जो डिसीजन करते हैं वो मोस्टली एक्सटर्नली होते हैं, और मैनेजमेंट के अंदर मोस्टली इंटरनल। क्वालिटीज़ की बात करेंगे, क्या क्या क्वालिटीज़ रिक्वायर होती है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपकी क्वालिटी होती है वो रिक्वायर होती है, यहाँ पे टेक्निकल। तो नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए डायग्राम के अंदर हम समझते हैं थोड़ा सा। डायग्राम के अंदर आपको बताया गया है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट की अगर जहाँ पे हम बात करते हैं तो ज़्यादा टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। मिडिल लेवल में ह्यूमन रिलेशन स्किल, मीडियम ये बीच में आ जाता है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद कॉन्सेप्चुअल स्किल ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका टाइप ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड, और जो लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है उसके पास ज़्यादा टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट फिर यहाँ पे फिर से हम डिफरेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टॉप लेवल की, तो टॉप लेवल क्या काम करेगा, कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है एक्टिविटीज़ के बीच में, या फिर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट काम करे और वो एक ही डायरेक्शन में काम करे, इसके रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। मिडिल लेवल जो होता है वो लिंक बनाता है टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में, और जो लोअर लेवल है वो इंटरेक्ट करता है वर्कफोर्स से जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उनसे, और डेवलप करता है हेल्थी रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स। नंबर 2 पे बात करेंगे, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है रिस्पॉन्सिबल रहेगा वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन आपका अच्छे तरीके से सर्वाइव करे, अच्छे तरीके से ग्रो करे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। और अगर हम मिडिल लेवल की बात करते हैं, मिडिल लेवल इंप्लीमेंट करता है कंट्रोल, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो भी स्ट्रेटजी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती है उसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। और अगर लोअर लेवल की बात करते हैं हम, तो उसी इंस्ट्रक्शन को पास आउट करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स को बताना कि आपको किस तरीके से काम को करना है। देन हम बात करते हैं नंबर 3 पे, जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा आपका, क्या स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी है कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और अगर हम मिडिल लेवल की बात करते हैं, मिडिल लेवल क्या करती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी की इंटरप्रिटेशन की हिंदी होती है व्याख्या करना या फिर बताना। और लोअर लेवल मैनेजमेंट करेगी मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, मिनिमाइज वेस्टेज, जो भी स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और रिसोर्सेज की मिनिमम वेस्टेज करके अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट या फिर आउटपुट प्रिपेयर करना। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में आएगा आपका रिस्पॉन्सिबल रहते हैं प्रिंसिपल एक्टिविटीज एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, यानी कि क्या बिजनेस एक्टिविटीज करनी है और सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। और अगर हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएगा आपका इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सोनल, की क्या जो वर्कफोर्स आप लगा सकते हो कि क्या जो ज़रूरत की जो एम्प्लॉयज़ है क्या वो हर एक डिपार्टमेंट के पास है या फिर नहीं है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट मेंटेन करता है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। देन हम 5th पॉइंट की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन वर्किंग एट द मिडिल लेवल, यानी कि ऑर्गेनाइज करना सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जा रही है मिडिल लेवल के द्वारा उनको ऑर्गेनाइज करना। एंड असाइन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करती है पर्सनल डिपार्टमेंट्स को। एंड लोअर लेवल के अंदर मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को वर्क करने के लिए, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं हम 6 पॉइंट, असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज, सारे जो रिसोर्सेज है उसको एक जगह पे कलेक्ट करना, असेंबल करना। एंड नेक्स्ट है मोटिवेटिंग पर्सन टू अचीव डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव, डिज़ायरेबल यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर किए जाते हैं उसको मोटिवेट करना अचीव करने के लिए। एंड लोअर लेवल के अंदर आएगा रिप्रेजेंट प्रॉब्लम्स ग्रेवियंस ऑफ वर्कर्स बिफोर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी शिकायत होती है वर्कर्स के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर रिप्रेजेंट करना भी आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। नंबर 7 पे आता है लाइसेंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। लाइसेंस का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए लिख लीजिए, यहाँ पे आएगा द मैनेजर एक्ट, द मैनेजर एक्ट एज अ मीडिएटर, यानी कि जो मैनेजर है वो मीडिएटर का काम करता है एक तरीके से, किस किस के बीच में, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइडर। ओके, वो होएगा आपका लाइसेंस विद आउटसाइड वर्ल्ड। नेक्स्ट देखिए, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करना एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फर्स्ट लाइन। और लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, देखिए लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं हेल्प मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द मैनेजर एंड वर्कर्स।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 8th पॉइंट की, तो 8th पॉइंट के ऊपर लिख लीजिए PYQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे आएगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करते हो, जहाँ पे हम किन किन ऑफिसर्स को इंक्लूड करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर विद हाईएस्ट अथॉरिटी फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन लेवल, ये आपके इंक्लूड होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अगर मिडिल की बात करते हैं तो डिविजनल हेड, ऑपरेशन मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट एटसेट्रा। और अगर हम बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की, सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क, ऑल्सो कॉल्ड, ये आपका पूछा गया है पेपर के अंदर, ऑल्सो कॉल्ड सुपरवाइजरी लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं हम लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ओके, होप सो आप सभी को यहाँ तक हमने जो भी कंसेप्ट किया है लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, जो हमने कंसेप्ट किया है वो सभी के समझ में आया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर हम चलते हैं इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट के अंदर हम करेंगे कि किस तरीके से जो मैनेजमेंट की हम थ्योरीज पढ़ते हैं उनका इंट्रोड्यूस हुआ, किया गया। तो अगर हम ओरिजिन के स्टार्टिंग से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड किया गया है इवेल्युएशन मैनेजमेंट का 4 पार्ट्स में या 4 स्टेजेस पे डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आता है प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड, यानी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड है उससे पहले का जो मैनेजमेंट पीरियड था उसके अंदर। नंबर 2 क्लासिकल थ्योरी, उसके बाद क्लासिकल थ्योरी को डिवाइड किया गया है। देखिए क्लासिकल थ्योरी को डिवाइड किया गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ फ्यूल, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ मैक्स वेबर, एंड नंबर 3 पे आता है फिर आपका नियो क्लासिकल थ्योरी और बिहेवियर अप्रोच, एंड देन मॉडर्न थ्योरी और सिस्टम अप्रोच। तो इन सब के बारे में, इन थ्योरीज के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी थ्योरी है। अगर मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो तो ये जो थ्योरी है इसके बिना तो आप ये मान के चलिए कि मैनेजमेंट में कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो। ओके, क्योंकि थ्योरी जो है वो आपका बेस है मैनेजमेंट का। यहाँ से स्टार्टिंग होती है कि हम किस तरीके से हमने काम को करना स्टार्ट किया, वर्कर से काम को करवाना स्टार्ट किया, तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप पढ़ के जाएं। तो अभी हम करते हैं, देखिए नंबर 1 आता है प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड। प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड के अंदर क्या होगा, जैसे कि पहले की अगर बात करते हैं, आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रोट अबाउट द कंप्लीट चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, टूल एंड इक्विपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर और मेथड ऑफ राइजिंग कैपिटल। अब अगर हम बात करते हैं प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इससे पहले क्या हुआ कि पहले था कि आपका जो भी आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, हायर लेबर है, कैपिटल है, इन सबको कंबाइन करके आप किस तरीके से प्रोडक्शन को कर सकते हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन को कर सकते हो, इस चीज़ पे फोकस किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हु स्ट्राइव टू कंबाइन दीज फैक्टर इन इफिशिएंट अचीव अ पर्टिकुलर गोल। किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आप इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करते हो और आप क्या करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो। यही था सिर्फ आपका प्री साइंटिफिक के अंदर। यहाँ पर कोई भी साइंटिफिकली रूल नहीं लगाया गया, रेगुलेशन नहीं लगाया गया कि एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, कैसे हमें मशीनरी को सेट करना है, कैपिटल कितनी, ये इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। सिर्फ इन्होंने क्या बोला, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, लेबर हायर की, कैपिटल हुई और इन सबको मिक्सअप किया और एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना जो भी पर्टिकुलर गोल है उसको अचीव करने में लग गया। नेक्स्ट देखिए, फिर आती है आपकी क्लासिकल थ्योरी। अब बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी की। क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमने क्या पढ़ा है, देखिए क्लासिकल थ्योरी की अगर बात करते तो क्लासिकल थ्योरी के अंदर FW टेलर, HL गेंट, एमर्सन, फ्रैंक एंड लिनन, गिलबर्ट एटसेट्रा, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे भी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मोस्टली अगर बात करते हैं तो FW टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से हम जिनको जानते हैं वो आपके हैं FW टेलर। हेनरी फ्योल की अगर बात करते हैं हम, सो ये आपके फाउंडर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, फिर फीचर्स की बात करेंगे। क्लासिकल पीरियड के अंदर फीचर्स की बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स है आपके। देखिए
नंबर 1, इट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि ये क्लोजली रिलेटेड है आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, एंड राइज आ लार्ज स्केल इंटरप्राइज। नंबर 2 पे बात करते हैं फिर, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट थ्योरीज बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज, यानी कि बहुत सारे सोर्सेज के का कंट्रीब्यूशन है, जो भी हम पढ़ेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है फिर आपका मैनेजमेंट थॉट फ्लो फोकस ऑन जॉब कंटेंट, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि किस चीज़ पे फोकस करता है, डिवीजन ऑफ लेबर पे, स्टैंडर्डाइजेशन पे, सिंप्लीफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी आगे। देखिए नेक्स्ट फिर टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं, टेलर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट को। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट देखिए, नॉन फॉर इफिशिएंसी, मूवमेंट एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये अपने नोटबुक में आप लिख लेना, जहाँ पर भी आप अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर रहे हो। और अगर हम एफ.डब्ल्यू. टेलर की अगर बात करते हैं, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो जन्म हुआ वो हुआ था 1856 में बोर्न हुए एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो आपके अपॉइंट किए गए थे, आपके ज्वाइन किया था एज आ मैकेनिकल इंजीनियर, उन्होंने ज्वाइन किया था। क्या ज्वाइन किया था? मैकेनिकल इंजीनियर उन्होंने ज्वाइन किया था, और लास्ट में वो क्या बने? चीफ इंजीनियर बने एट मिडवेल स्टील इंजीनियरिंग वर्क, एंड लेटर ही सर्व्ड विद बैथलेम वर्क, जहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अपने आइडियाज को और कंट्रीब्यूशन दिया मैनेजमेंट की थ्योरीज के अंदर। नेक्स्ट देखिए, और इनका अगर फुल नेम की बात करते हैं तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का फुल नेम है आपका फ्रीडरिक विंस्लो टेलर नेम है इनका फुल नेम। तो फुल नेम भी आप ज़रूर ध्यान में रख लेना, ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। कई बार एफ.डब्ल्यू. की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। और एफ.डब्ल्यू. टेलर को हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए कि किस तरीके से वर्कर से काम को करवाना चाहिए। और इनका जो ज़्यादा फोकस रहा है वो रहा है कि किस तरीके से हम अननेसेसरी वर्क को रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से हम काम की इफ़िशेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा वेस्टेज ना हो, इनएफिशिएंसी ऑफ ड्यू टू लेक ऑफ ऑर्डर, और यानी कि जो इनएफिशिएंसी आती है वर्क की वो आती है, यानी कि कोई भी काम है वो ऑर्डर में नहीं हो रहा है, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहा है। तो किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं अननेसेसरी वर्क को, अननेसेसरी मोशंस को किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये आपका स्टडी किया गया एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। देन साइंटिफिक मेथड कौन कौन से दिए गए, देखिए हम पढ़ते हैं आगे फिर। साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट एसेंशियल फॉर, क्या क्या ज़रूरी है? ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन्फ्रेंस। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल है जो बताए गए थे एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। तो प्रिंसिपल के अंदर नंबर 1 आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि साइंस को फॉलो करो, रूल ऑफ थंब को फॉलो मत करो। साइंस को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यानी कि थिंकिंग बिफोर डूइंग, कुछ भी करने से पहले आप सोचो, यानी कि किसी भी पर्सन को अगर रिक्रूट करना है, सिलेक्शन करना है, तो उससे पहले आप सोचो कि उस पर्सन की जो प्रोफाइल है क्या आपके जॉब की प्रोफाइल से मैच करती है या फिर नहीं करती। तो साइंटिफिकली सिलेक्शन होना चाहिए, साइंटिफिकली इंक्वायरी करनी चाहिए। सो उन्होंने बेस्ट मेथड दिया था कि यही एक बेस्ट मेथड है
कोई भी काम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए उसकी वर्क की स्टडी के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड का मतलब होगा मैनेजर एंड वर्कर्स, आपके दो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजर एंड वर्कर्स, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। अगर उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है देन आपकी इफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। कॉपरेशन की जो कॉपरेशन जो है उन दोनों के बीच में होना चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव नेचर के होने चाहिए। नेक्स्ट है फिर नंबर 3 पे कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म के अंदर आएगा आपका, यानी कि वर्कर्स के अकॉर्डिंग भी रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाए, या फिर वर्कर से भी आपको पूछना चाहिए कि किस तरीके के रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए, किस तरीके के रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाए जाने चाहिए। तो यहाँ पर कॉपरेशन के अंदर आएगा सिर्फ खुद के बारे में ही ना सोचना, जबकि वर्कर्स को भी इंक्लूड करके चलना, ताकि उनको कोई भी पॉलिसी या कोई भी रूल है वो अडॉप्ट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट आपका मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट करना है, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं करना। जितना ज़्यादा आउटपुट हो सकता है उतना ज़्यादा आपको इंडस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आउटपुट करना है। कोई भी ये नहीं है कि 1000 यूनिट बनानी है तो सिर्फ आप 1000 बना के रुक गए हो, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना बना सकते हो। नेक्स्ट है फिर द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हर एक व्यक्ति का, हर एक वर्कर का जो है वो मैक्सिमम डेवलपमेंट होना चाहिए ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी के साथ। टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगर टाइम टू टाइम आप अगर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा इफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही करते हैं। प्रिंसिपल हमने किए हैं, एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा कौन कौन से प्रिंसिपल दिए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन भी स्टूडेंट्स ने कोर्स के अंदर इनरोल नहीं करवाया है अभी तक, वो जल्दी से जल्दी कोर्स में इनरोल करवा लीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 9812926011। अगर कुछ भी, अगर सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर भी, किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।